हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। 5वें या छठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया। अक्षरारंभ क्या होता है? बेसिकली जब आपको पढ़ना सिखाया जाता है, जब आपको अक्षर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार, प्रचलित प्रथा मतलब उस समय के जो भी रीति रिवाज है या तरीके हैं उनके अनुसार क्या हुआ, अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया। बिस्मिल्लाह जैसे कि आप स्टार्टिंग करते हो अपनी पूजा से कोई चीज़, ऐसे ही इनके यहाँ होता है। और मौलवी जैसे हमारे पंडित होते हैं वैसे ही माउंटेन्स में मौलवी होते हैं। तो उन्होंने जो है स्टार्ट कराया। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई, है ना, और हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। 3 ये स्टूडेंट्स थे जिनको मौलवी साहब को ये जो है अक्षरारंभ कराना था। एक मैं, दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे, मतलब मेरे ही जो फैमिली में चाचा के बच्चे हैं वो थे, मतलब इनके साथ, ठीक है। तीनों यमुना प्रसाद जी थे, नहीं तीसरे यमुना प्रसाद जी थे जो हम दोनों से बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानियों में आगे रहा करते थे। लड़कपन की शैतानियाँ जैसे बचपन में आप छोटी मोटी शैतानियाँ करते हो उसकी बात चल रही है। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे, मतलब उन्हें मजाक बहुत पसंद था चाचा जी को। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे। चचा वही होते पिताजी के छोटे भाई, ठीक है, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। उन्हें क्या क्या आता था सारा याद करना है। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए विचित्र स्वभाव के आदमी थे। बड़े अजीब उनका मौलवी साहब का स्वभाव था। बहुत सी बातों पर उनका दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे बहुत ही उपयोगी साधन बन गए थे। मतलब उपयोगी साधन कौन होता है? जो यूज़फुल कुछ चीज़ होती है, बंदा होता है। ऐसे चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर ये कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते या कर सकते हैं, कि मतलब उनको लगता था कि वो कुछ भी काम कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। मौलवी साहब क्या दावा करते थे कि भाई मुझे शतरंज खेलना बहुत अच्छे से आता है। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी ना जीतते थे। कौन नहीं जीतता था? बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ खेलते थे पर हार जाते थे, जीतते नहीं थे। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते, बड़ा मतलब इंटरेस्ट लेके सुनते थे। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना अच्छे तरीके से जानते हैं। बलदेव चचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्होंने बगीचे में ले गए। उन्होंने गुलेल और गोली उनको सपर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश करी। इतने में ही उनको बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा। चोट के दर्द से वह सहम कर बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी और इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे? वे बेखौफ आगे बढ़े और सांड ने उन्हें दे पटका, मतलब पटक दिया उठा के। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब को अपनी शान के खिलाफ लगता। मतलब मौलवी साहब को ये लगता था मुझे सब आता है, और अगर वो कोई उन्हें ये बात का एहसास दिलाए कि भाई उनको ये काम नहीं आता तो वो उनको बहुत ख़राब लगता था। नहीं, उनके हिसाब से उनको सब आता है, मुझे सब आता है। अब क्या होता है, उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफ़ी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई वे पुरानी किस्म की थी। मौलवी साहब ने पहले तो कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जो ही घोड़ा दबाया, यानी कि जैसे ही बंदूक का बटन दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीनों बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर में के बाद वे शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी।
मतलब बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। सूर्योदय मतलब सूरज उगाता था, सुबह हो जाती थी। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्राय आधा घंटे की छुट्टी मिलती। अक्सर आधा घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती यानी कि स्लेट जो होती है निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती, उसे धोना पड़ता। जब स्लेट पर लिखा हुआ भर जाता है तो उसको धोना पड़ता है। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या यानी कि शाम के समय जल्दी नींद आ जाती क्योंकि लोग उठते भी जल्दी थे। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते ही ना देख लें, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेलकूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी वही करते, सारे उपाय मतलब वही करते थे। पढ़ाई के लिए तेल का दिया जलाया जाता, मतलब तब इतनी लाइट वगैरह नहीं थी तो तेल का दिया जलाया जाता। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सूख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बहुत दुख हुआ। ये सब किसके बारे में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी जीवन कहानी बताई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।